हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे उसकी खोज के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आइए उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्लास को जारी रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था और इसमें जो है हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किया गया था 1921 में ही, और उसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। देखिए, खोज की बात की जाए सर जॉन मार्शल ये 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जब अध्यक्ष बने थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। उस दौरान इनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख स्थलों की खोज हुई थी। इसमें हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था 1921 में ही खोजा गया, तो ये हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो खोजा गया। इसलिए जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल ने किया था। अगर पर्टिकुलर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की बात की जाए, तो अगर बात की जाए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया है और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया है। और जब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जो है सर जॉन मार्शल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में ये सब सभ्यताओं की खोज हुई थी। खोज के बाद हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। विशेषताओं में हमने सर्वप्रथम इसकी विशेषता थी कि विस्तृत सभ्यता थी, उसके बाद नगर नियोजन पढ़ेंगे हम लोग, फिर सामाजिक धार्मिक पक्ष, फिर आदि ऐतिहासिक, फिर व्यापारिक और शांतिप्रिय सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विस्तृत सभ्यता के बारे में हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन कर लिया था। आइए हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हुआ हमारा भारत। तो हमने बताया था कि जो इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे उत्तर में मांदा है और सबसे पश्चिम में सुतकागेडोर है और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है और सबसे दक्षिण में दायमाबाद है। ये मांदा हुआ और यहाँ पर आलमगीरपुर है, और सबसे दक्षिण में दायमाबाद है और सबसे पश्चिम में सुतकागेडोर है। इन स्थलों को अगर मिला दिया जाए तो एक त्रिभुजाकार आकार बनता है। इसका ये जो पूरी चौहद्दी है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगर इनके देखा जाए तो दायमाबाद जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। खासतौर से यूपी में ये अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं कि हिंडन नदी के तट पर कौन सा स्थल है, तो आलमगीरपुर था। और दायमाबाद जो है गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये गोदावरी नदी और प्रवरा नदी की सब एक सहायक नदी है, उसी के तट पर स्थित है ये। और सुतकागेडोर दास नदी के तट पर स्थित है, दास नदी। अगर इन पूरे त्रिभुजाकार चौहद्दी का अगर क्षेत्रफल देखें तो इनके क्षेत्रफल की बात करें तो
इसके क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ये पूरा क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और इस क्षेत्रफल में जो है 1500 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। 1500 स्थल की खोज की जा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक संख्या भारत की है लगभग 900, फिर ये भारत की है और उसके बाद 600 स्थल जो है पाकिस्तान में पाए गए हैं और 2 स्थल जो है अफगानिस्तान में हैं। पिछली क्लास में इसका अध्ययन कर लिए थे, इसका रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहे हैं। तो लगभग 1500 स्थलों में सर्वाधिक स्थल जो है भारत में पाए गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के 2 स्थलों की बात करें तो इसमें जो है मुंडीकाक और सुद कोतड़ा, मुंडीकाक और सुतुगोई 2 स्थल हैं, मुंडीकाक और सुतुगोई। 2 स्थल जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं, ये इनके स्थल थे। और ये जो पूरी सभ्यता थी, देखिए यहाँ पर आपका मुंडीकाक है, यहाँ पर सुद कोतड़ा है और सुतुगोई है। ये मुंडीकाक है और ये सुतुगोई है। देखिए इराक में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया। और उसके बाद एक स्थल है मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ये जो है नील नदी के तट पर स्थित है और ये जो है मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। इन दोनों स्थलों को अगर मिला दें तो लगभग इसका 12 गुना बड़ी सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता हो गई सिंधु घाटी की सभ्यता। हमने यहाँ पर इसके विस्तार की बात कर लिए। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। देखिए नगर नियोजन की बात करें नगर नियोजन में सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर नगर 2 वर्गों में बांटे जाते थे, एक पश्चिमी नगर, एक पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो होता था ये विशिष्ट वर्ग के लोग यहाँ रहा करते थे, जैसे पुरोहित हो गए, राजा हो गए, प्रशासक हो गए। और जो पश्चिमी नगर होता था यहाँ पर किसान, मजदूर, व्यापारी लोग रहते थे। जो नगर यहाँ पर बसाए गए हैं, नगर की बात करें तो नगर यहाँ पर 2 प्रकार के नगर पाए गए हैं, एक पश्चिमी नगर, एक पूर्वी नगर। ये पश्चिमी नगर है और ये पूर्वी नगर है। पश्चिमी नगर को दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी नगर को नगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी नगर होता था यहाँ पर गरीब और मजदूर और किसान लोग रहते थे, और जो पश्चिमी नगर होता था यहाँ विशिष्ट वर्ग के लोग रहा करते थे। जो पूर्वी नगर है, जो पश्चिमी नगर है, ये उच्च नगर के नाम से जाना जाता है और वहीं पर जो पूर्वी नगर है निम्न नगर के नाम से जाना जाता है। इसे उच्च नगर के नाम से जाना जाता है और इसे जो है निम्न नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऊंचाई पे इस नगर को ऊंचाई पे बसाया जाता था। और जो पूर्वी नगर है इसे जो है उच्च पश्चिमी नगर की अपेक्षा जो है इसको जो है नीचे इसका स्थान होता था और यहाँ पर विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर इस नगर की बात और करें तो इस नगर में इसका क्षेत्रफल छोटा होता था और पूर्वी नगर का क्षेत्रफल जो होता है बड़ा होता था। इसका क्षेत्रफल बड़ा होता था, इसका क्षेत्रफल छोटा होता था और इसका क्षेत्रफल बड़ा होता था। तो हमने यहाँ समझा कि नगर को 2 भागों में बांटा जाता था, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर में विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी नगर में जो है व्यापारी, मजदूर और किसान वर्ग के लोग रहते थे। जो नगर होते थे, यहाँ ध्यान देने की बात यह है
देखिए जो नगर बसाए गए हैं, इन नगरों में विशेषता एक ये है कि इस नगर में जो है चारों तरफ जो है रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, यानी चहर दीवारी बनाई जाती थी, रक्षा प्राचीर बनाए जाते थे। ऐसा साक्ष्य जो है ये जो पूर्वी नगर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी नगर हैं उसका जो है पश्चिमी नगर जो है दुर्गीकृत की अवस्था में पाया गया है। पश्चिमी नगर ये दुर्गीकृत है, दुर्गीकृत या रक्षा प्राचीर बनाए गए हैं, रक्षा प्राचीर पाए गए हैं। और वहीं पर जो पश्चिमी नगर है वहाँ पर रक्षा प्राचीर नहीं पाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पूर्वी नगर में की तरह जो पश्चिमी नगर में भी रक्षा प्राचीर पाए गए हैं। तो आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और वही विशेषताएँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि जो कुछ अलग विशेषताएँ स्थलों की हैं, परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर दोनों को जो है रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। देखिए यहाँ पर जो नगर पाए गए हैं, जो नगर है यहाँ पर पश्चिमी नगर की तरह जो पूर्वी नगर को भी जो है रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। अलग अलग रक्षा प्राचीर बनाए गए हैं दोनों नगरों में। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर नगर की तरह पश्चिमी नगर की तरह जो पूर्वी नगर को भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, कालीबंगा है। और एक स्थल और है देखिए ये पश्चिमी नगर हो गया है, पूर्वी नगर है, और इन दोनों नगरों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। ऐसा प्रमाण जो है लोथल और सुरकोतड़ा में देखने को मिलता है, मतलब एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और ये ऐसा प्रमाण जो है हमें लोथल और सुरकोतड़ा में मिला हुआ है। लोथल और सुरकोतड़ा ये दोनों स्थल जो है गुजरात में स्थित हैं। तो जो दोनों स्थल हैं एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और कालीबंगा जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो पश्चिमी नगर की तरह जो है पूर्वी नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। आइए ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर है जो यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है नगर को। और यहाँ पर जो है नगर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग वाला नगर है, 3 भागों में बांटा गया नगर, 3 भागों में विभाजित नगर। 3 भागों में विभाजित नगर देखने को कहाँ मिलेगा हमें, जो जैसे कि नगर जो है यहाँ पर जो नगर हैं देखिए 3 भागों में बांटे गए हैं। इस नगर को ये नगर जो है धौलावीरा में देखने को मिलेगा आपको। ये धौलावीरा है, धौलावीरा में ऐसा प्रमाण मिला है कि नगर को 3 भागों में बांटा गया है धौलावीरा में। तो ये जो विशेषताएं हैं धौलावीरा की हैं, नगर को 3 भागों में बांटा गया है। और इसे जो है मध्य नगर के नाम से जाना जाता है। बाकी जो जैसे कि पश्चिमी नगर हैं, पूर्वी नगर हैं, इसका नामकरण किया गया है। जैसे पश्चिमी नगर, मध्य नगर और ये है पूर्वी नगर यानी नगर क्षेत्र। तो नगर के नियोजन में हमने नगर को जो बताया कि नगर को 2 भागों में बांटा जाता था, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो है विकसित होता था और यहाँ पर जो है विशिष्ट वर्ग के लोग रहा करते थे और इसे उच्च नगर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर पूर्वी नगर जो है कृषक, मजदूर और व्यापारी लोग रहा करते थे, इसे निम्न नगर के नाम से जाना जाता है। और इनके कुछ विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पश्चिमी नगर की तरह जो है पूर्वी नगर में भी रक्षा प्राचीर पाए गए हैं। और लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर नगर को 3 भागों में बांटा गया है।
पूर्वी पश्चिमी नगर, मध्य नगर और पूर्वी नगर। तो ये हुआ हमारा नगर नियोजन। नगर नियोजन में हमने ये समझा कि नगरों का बसाव कैसे किया गया था। आइए फिर नगरों की समझते हैं कि नगर को ग्रिड पद्धति के आधार पर जो है बसाया जाता था। नगर जो होते थे आयताकार या वर्गाकार होते थे। देखिए नगर जो होते थे ये तो या तो आयताकार होते थे या तो वर्गाकार होते थे। नगर जो होते थे या तो आयताकार होते थे या तो वर्गाकार होते थे। आयताकार के जो नगर पाए गए हैं, धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आयताकार नगर है। इसको नोट डाउन करिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है धौलावीरा। धौलावीरा की कई विशेषताएं हो गई। धौलावीरा में नगर क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता था और ये नगर जो थे आयताकार में होते थे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, अधिकतर जो है वर्गाकार की अवस्था में पाए गए हैं। तो धौलावीरा में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नगर 2 भागों में बांटे जाते थे, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। और नगरों का आकार जो होता था आयताकार या वर्गाकार होता था। देखिए जो नगर होते थे, मान लीजिए इसे ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया जाता था और इसमें नगर को जो है एक मुख्य सड़क बनाई जाती थी। इसके बीचों बीच एक मुख्य सड़क बनाई जाती थी और इस मुख्य सड़क को एक और मुख्य सड़क होती थी जो उसे एक लंबवत काटती थी। और इस मुख्य सड़क को जो है मोहनजोदड़ो में इस मुख्य सड़क को राजपथ का नाम से जाना जाता है। राजपथ, क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर इस मुख्य सड़क का चौड़ाई 10 मीटर है। राजपथ की सड़क की चौड़ाई जो है 10 मीटर होती थी। इसे जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं सबसे चौड़ी थी। और जितने भी स्थल पाए गए हैं और स्थलों में इनको मुख्य सड़क के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में राजपथ के नाम से जाना जाता है और वहीं पर अन्य जगहों पर जो है इसे मुख्य सड़क के नाम से जाना जाता है। मुख्य सड़क कहते हैं इसे। और इसकी चौड़ाई जो है कम होती थी, लगभग 4 से लेकर के 5 मीटर के बीच होती थी। तो सड़कों की बात हमने की है। सड़कें जो है लंबवत होती थी। इन सड़कों के किनारे जो थे नालियाँ बस बनाई जाती थी और इन जो नगर बसाए जाते थे, देखिए एक ग्रिड पद्धति के आधार पर होते थे। ध्यान दीजिएगा, ये सड़क हो गई और ये नाली, ये थोड़ी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं इनकी। तो ये गली हो गई, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी, मतलब ये नगर को जो है छोटे छोटे गलियों में बांटा जाता था और इन गलियों को भी लंबवत एक गली बनाई जाती थी जो लंबवत काटती थी। तो इसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं। पूरी व्यवस्था को ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया जाता था। देखिए एक ये मुख्य सड़क हो गई, ध्यान दीजिए, एक मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क हो गई। उसके बाद ये गली है और ये भी गली है, छोटी छोटी गलियां हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो आवास बनाए जाते थे, ध्यान दीजिएगा, जो आवास बनाए जाते थे मान लीजिए गली है और ये है मुख्य सड़क। जो आवास बनाए जाते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलते हुए गली की तरफ खुलते थे। इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में ये है कि जो आवास बनाए जाते थे इनके जो दरवाजे होते थे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके ये गलियों की तरफ खुलते थे। और ये मुख्य जो दरवाज़ा होता था इनके जस्ट पीछे एक दीवार बनाई जाती थी। दीवार जो है पर्दे का काम करता था और जिससे कि बाहरी कोई व्यक्ति अंदर न देख पाए अंदर क्या हो रहा है। तो और इसके दीवार के पीछे जो है एक आंगन बनाया जाता था। ये आंगन जो है कच्चे होते थे और
कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आंगन को भी पक्का पाया गया है, वह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये आंगन के चारों तरफ जो है कोठरियाँ बनाई जाती थीं और इस कोठरियों में जो है अलग अलग होते थे, जैसे कि इसमें स्नानागार पाए गए हैं, स्नानागार हैं। हाँ, एक विशेषता और है इसकी, इस जो आवास बनाए जाते थे ये लगभग 30 वर्ग फीट के होते थे। ये 30 वर्ग फीट में होते थे ये आवास, और इन आवासों में जो है स्नानागार होता था और रसोइयाँ होता था, और रसोइयाँ, आंगन हो गया, कुआं हो गया। जितने भी आवास हैं, आवास के भीतर ही कुआं बनाया जाता था और उससे जुड़ा हुआ स्नानागार होता था। स्नानागार से जुड़े हुए नालियाँ होती थी। नालियाँ जो होती थी पहले गली की नालियों से जुड़ती थी, तो गलियों की नालियाँ जो है मुख्य सड़क से जुड़ती थी, और इसी प्रकार जो है नाली का जो पानी होता था बाहर की तरफ जाता था। तो ये हुआ हमारा नगर नियोजन। नगर नियोजन के बाद हम आगे अध्ययन करते हैं नगर नियोजन के बाद हम देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक पक्ष की बात करते हैं। पहले नहीं, आज ऐतिहासिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक पक्ष की बात करेंगे। आइए सामाजिक और धार्मिक पक्ष की बात करते हैं। सामाजिक और धार्मिक पक्ष। सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष